नमस्कार। आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजन सिंह यादव जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। भाई साहब का पी के आ रहा है का कांग्रेस में? अब कांग्रेस से जो उनकी वार्ता चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस में पी का प्रवेश होना है। और पी के एक अच्छी रणनीतिकार हैं, लेकिन ज़मीनी संगठन के लिए कांग्रेस को मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर ने एक सुझाव दिया है कि यूपी, बिहार और उड़ीसा में अकेले लड़े। यूपी में क्या कांग्रेस सक्षम है अकेले लड़ने में? संगठन हमारा जो कमज़ोर हुआ है, पूर्व में हम लोग अकेले लड़ते आए और हमने जो गलतियां करी हैं कि लोगों को आगे बढ़ाया, जैसे हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उससे हमारा कार्यकर्ता टूट के समाजवादी पार्टी में गया। बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कह दिया तो वो कुछ बहुजन समाज पार्टी में चला गया। लेकिन अगर हम अकेले लड़ेंगे तो कल नहीं तो परसों हमारा कार्यकर्ता हर हाल में लौटेगा। पीके ने एक सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल में गठबंधन से लड़ा जाए। तो इन राज्यों में गठबंधन क्यों? सुझाव देना एक कमरे में बैठ के किसी चीज़ को कहना आसान होता है। फील्ड में जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ें, तो उसके लिए पहले संगठनात्मक ढांचा बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कांग्रेस एक जाति और धर्म को मान के चलने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन आज का जो समय है बिना जाति और धर्म के संभव नहीं है। हमें जातिगत आधार पर उतने लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा जितनी जिसकी भागीदारी हो। आज अगर हम ये कहें कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल, अखिलेश के सामने कोई यादव नहीं टिक पाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर जब हम अपनी पार्टी का किसी यादव को प्रमोट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, किसी ठाकुर को प्रमोट करेंगे वो आगे बढ़ेगा, किसी लोधी को प्रमोट करेंगे वो आगे बढ़ेगा। अगर हम अपनी पार्टी में सिर्फ ये सोच के रह जाएं कि अहिरवार समाज केवल बहुजन के साथ है तो इसलिए अहिरवार को प्रमोट नहीं करें, तो हमारे पास से ये वोट धीरे धीरे करके छिटकता चला गया। पूर्व में जो रामनरेश यादव जी थे और प्रदेश अध्यक्ष हमारे रहे यादव, उन लोगों ने मेहनत करी और यादव वर्ग खास तौर पे कांग्रेस का वोटर था। लेकिन जब समझौते हुए तो उस आधार पे ये धीरे धीरे छिटकता चला गया। आज कुछ वर्ग इसमें से भाजपा के बहुत करीब है और भाजपा के साथ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस सपा हारती है, भाजपा जीतती है। क्या उत्तर प्रदेश की में भाजपा की जीत का फायदा भाजपा को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने तोड़फोड़ की और आज जिस तरह से एक तरीके से ये मान के चलो तानाशाही प्रवृत्ति, जिसके लिए पूरा संसार से आवाज़ उठ रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रहा है कि हम केवल किसी को इस बात से अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते कि उसने पत्थर मारा या उसने झगड़ा किया, उसके लिए कानूनन तौर पे सिद्ध, लेकिन इससे भय बैठ सकता है। अपराध में कमी इस वजह से आ सकती है कि भय बैठ जाएगा, लेकिन भय किन में बैठेगा? जो बदमाश, गुंडे, क्रिमिनल होंगे। लेकिन एक नेचुरल लड़ाई, नेचुरल कत्ल, नेचुरल चोरी नहीं होती है, नेचुरल कत्ल होता है, नेचुरल लड़ाई होती है, जरा सी बात पर लड़ाई होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं है। फिर किसी एक बालक ने अपराध किया, किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया और उसकी सज़ा उसके पूरे घर को मिले, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। और इसका फ़ायदा जो बुलडोज़र यूपी में चलता रहा, जो बुलडोज़र वहाँ चला रहे हैं, तो उसका फ़ायदा मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं मिलेगा। बीजेपी को अगर फ़ायदा लेना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिस तरह से उन्होंने सरकार तोड़ी थी, जनता में आक्रोश है। और अगर कांग्रेसी लोग सही कैंडिडेट का चयन करें और मेहनत करें, जनता के बीच में जाएं, काम हो या ना हो, हम जानते हैं कि कांग्रेस के लोग अगर किसी काम के लिए किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उस अधिकारी पर बीजेपी का इतना दबाव हो जाता है कि वो काम नहीं करे। तो काम भले ही ना करें, लेकिन हम उनके काम को लेके सरकार के पास जाएं, जनता के बीच में जाएं। नहीं हो काम, जब आपकी सत्ता आएगी तब उनका काम होगा, लेकिन उनको लगना चाहिए इन्होंने हमारे काम के लिए प्रयास किया। दूसरी बात में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार बुंदेलखंड में भाजपा बहुत तेजी से मजबूत हो रही, चाहे यूपी का बुंदेलखंड हो, चाहे एमपी का बुंदेलखंड हो।
लोकसभा में तो 2 लोकसभा में क्लीन स्वीप कर जाती है बुंदेलखंड में, विधानसभा में भी मोर देन 60% सीटें जीतती है बीजेपी। जनता में एक लहर सी दौड़ गई है और लहर मोदी जी, योगी जी और अन्य बीजेपी के लोगों ने जो हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाई है, उससे हमने देखा है कि लोग महंगाई भूल गए, रोजगार भूल गए, शिक्षा भूल गए, स्वास्थ्य भूल गए। केवल उनको ये रहा कि किसी भी तरीके से मुसलमान को दबाना है। उत्तर प्रदेश में जो पूर्व में चुनाव हुआ था, अभी चुनाव की बात नहीं कर रहा, पूर्व में जो हुआ था, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उस आधार पर लोगों ने यूपी में वोट किया। और सबसे पहले जब मोदी जी का चुनाव हुआ तो गोधरा कांड को लेके, जो गोधरा में हुआ था, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति दबा सकता है मुसलमानों को तो वो है मोदी जी। इसलिए उनको पूर्ण समर्थन और बहुमत मिला था। हिंदुओं में एक भावना ये बैठाल दी गई है कि तुमको मुसलमान मार डालेंगे, लेकिन पिछले 60-70 वर्षों में ऐसा कहीं नहीं हुआ। इनका ये कहना था कि हमारे राज्य में दंगे नहीं होते। ये हम भी मानने लगे थे कि दंगे कराने वाली पार्टी ही जब सत्ता में बैठी है तो शायद दंगे नहीं होंगे। लेकिन अभी कुछ समय से जिस तरह से दंगे कराए जा रहे हैं, अपने ही शासन में कराए जा रहे हैं, अपने ही सत्ता में, वो केवल ध्रुवीकरण के लिए कराए जा रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान या उससे आगे आने वाले समय भारतवर्ष में ये अपना साम्राज्य स्थापित कर सकें। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड में 8 सीटें आती हैं, यूपी एमपी मिला के 1 सीट जीती थी, झांसी। और अब झांसी में जमानत जब्त होती है। हमने कहा ना कि हमारे पास संगठन की कमजोरी है। 2009 में कैसे जीत गए थे? 2009 में उस वक़्त किसानों का जो कर्जा माफ़ हुआ था, लोगों को लगा था कि कांग्रेस पार्टी किसान के हित में काम कर रही है। और उस वक़्त जो राम की लहर नहीं थी, केवल काम की लहर थी। तो काम की लहर जब जब चलेगी तब तब भाजपा हारेगी, और जब जब राम की लहर चलेगी, हिंदूवाद लहर चलेगी, तो वो लहर में सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए 2009 में हम लोग जीते थे कि उस वक़्त काम की लहर चल रही, मनमोहन सिंह की सरकार थी। और जो हम लोगों ने बुंदेलखंड का किसान का कर्जा माफ़ किया था, बुंदेलखंड जो पैकेज दिया था बुंदेलखंड के विकास के लिए, उसकी वजह से हम लोग चुनाव जीते और बड़े बहुमत से जीते थे। जो कमेटी बनी हुई है प्रशांत किशोर के एंट्री के लिए, क्या माने 2 मई तक प्रशांत किशोर की वापसी हो सकती है? प्रशांत किशोर बोला 2 मई को फैसला लेंगे कुछ बड़ा। देखो, हमारे कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। हमको ये सोचना पड़ेगा कि वो लीडर किस तरह से हमारे पास आए। दूसरी बात, कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने तो साफ कह दिया है कि जो पार्टी छोड़ के चला गया उनकी वापसी अब नहीं होगी। प्रियंका गांधी जी ने कहा, वो बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे सहानुभूतिपूर्वक हमें उन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए जिससे पार्टी संगठन खड़ा हो सके। हमारे जो नेता बाहर चले गए हैं और जो पार्टी में हम दूसरे लोगों को ले लेते हैं, जिन पर भरोसा कर लेते हैं, 2014 में हमने बाबू सिंह जी पे भरोसा किया और उनको 10 सीटें दे दी। मेरे ख्याल से 10 में से हम एक भी नहीं जीते, और उसके चुनाव हारने के बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो उससे हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता हताश हुआ। अगर कांग्रेस के हमारा वर्कर चुनाव लड़ेगा, और 2009 में जो अभी आपने बात की थी, तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदीप जैन होते थे जो सिर्फ मामूली से कार्यकर्ता थे, शहर अध्यक्ष से, उसको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का चुनाव लड़ाया। जनता ने कहा कार्यकर्ता को लड़ा रही है पार्टी, तो समर्थन मिला। लेकिन अब आगे आने वाले समय में प्रशांत किशोर आने से ठीक है, एक रणनीति है, तो हमारे पास रणनीतिकारों की भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने लोग आज तक सत्ता में रहे, उनमें बुद्धि नहीं है या रणनीति नहीं है। उन रणनीति को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट नहीं होती, हमारे पास सेकंड लाइन नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कोई सेकंड लाइन नहीं है। अगर केवल प्रियंका जी ने मेहनत करी, उसकी वजह से इतना वोट मिला, उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग सपा को समर्थन करेंगे, तो उससे लोग बाग हमसे नाराज़ हुए कि भाई हम इनके साथ जाना चाहते हैं, ये सपा के साथ जाना चाहते हैं। इसकी वजह से हमारा वोट कम हुआ। और प्रशांत किशोर जी आते हैं तो उनका स्वागत है। अभी उन्होंने और भी जगह चुनाव कराए हैं और भी पार्टियों में रहे हैं, उनकी सफलता की परसेंटेज काफ़ी आई है वो जिनके साथ काम किया। ये मान के चलो कि किसी भी पॉलिसी को लागू अगर कोई करता है, उनकी पॉलिसियों को लागू करता है। पॉलिसी तो
बहुत से लोग बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं कि किस तरह से हमारी पार्टी सर्वाइव करेगी, लेकिन अगर हमारी पॉलिसी की ऊपर सुनने के बाद भी उसको लागू नहीं किया जाए। आज बैकवर्ड को जिस तरह से बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में कांग्रेस के पास लीडरशिप में लोधी लीडरशिप नहीं है, हमारे पास ठाकुर लीडरशिप नहीं है, हमारे पास यादव लीडरशिप नहीं यूपी है। बुंदेलखंड की दोनों बुंदेलखंड, दोनों बुंदेलखंड, ठाकरों की लीडरशिप तो है एमपी बुंदेलखंड में। एमपी बुंदेलखंड की बात को छोड़ो, अगर एमपी बुंदेलखंड में भी कहें तो एक आध ठाकुर है, तो लेकिन अब जनता ने वो ठाकुरबाद जो सामंतशाही के रूप में देखने लगी थी जनता, उसको बदल दिया। और आज भी जरा जरा से लोग, जहां सिंधिया को केपी यादव जैसे कार्यकर्ता ने, जो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था, बीजेपी में जाने के बाद उनको हरा दिया। तो आज समय के हिसाब से लीडरशिप तो है, लेकिन लीडरशिप जैसे अब संख्या के हिसाब से देख लें तो मध्य प्रदेश में 25% से ऊपर यादव समाज है। तो क्या उतनी भागीदारी उनको दी जा रही है? और जब उनको इतनी भागीदारी नहीं दी जाएगी तो निश्चित तौर पे वो अपनी बात किसके सामने रखेंगे? और जब उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा तो मन मर्जी जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में लीडरों का ये कहना है कि हमारे पास जो लीडर हैं वो दूसरी पार्टी के लीडर के सामने नग्न हैं, छोटे हैं। तो अगर उन छोटे लीडरों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर मानो दूसरी पार्टी के लोग जो आगे बढ़े हुए हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।